यदि आप लोग TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग पॉलिटी से कुल 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे और देखिए ये वे प्रश्न हैं जो TRE 3 का री एग्ज़ाम हुआ है और जिनका सिलेबस ये देखिए जूनियर में 40 नंबर का पॉलिटी था, उन्हीं में यह प्रश्न सभी पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और देखिए दोस्तों यह वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। PRT वाले हों, TGT वाले हों, PGT वाले हों, सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और देखिए दोस्तों वीडियो यदि लंबा हो जाएगा तो भी आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग इन प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या को भी कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में व्याख्या जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है। बी दिया है कि यह विश्वास व समन्वय पैदा करता है। सी दिया है कि यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। देखिए डी दिया उपर्युक्त में एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक आदर्श संविधान के विषय में जो सत्य कथन है देखिए वह सब सही है। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं और देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही होगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। और देखिए इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तीसरा पॉइंट देखिए लिखा है कि एक आदर्श संविधान यह निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। और देखिए यहाँ पर चौथा जो विकल्प आप लोग देखिए, इसमें जो चौथा पॉइंट दिया है वह देखिए दिया है कि एक आदर्श संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या को देखिएगा, क्योंकि जो TRE 4 का एग्जाम होगा इसमें इन व्याख्या से भी प्रश्न बन सकता है और कई बार बना भी है व्याख्या से, इसलिए आप लोग व्याख्या को ध्यान से पढ़िए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है कि भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है कि एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है कि एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इस प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया है प्रश्न का। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में किया गया। याद रखिएगा इसका जो यहाँ पर देखिए वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में जो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया है देखिए अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच किया गया है। और देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑप्शन में दे सकता है, जहां पर ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक होता है वहां पर इस प्रकार के प्रश्न नए बनाए जा सकते हैं। याद रखिएगा भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है TRE 4 में पूछ सकता है कि कब तक जो था निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, तो 1989 तक। और देखिए 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनाव के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। 1998 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। अब देखिए संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, यानी जो पहले खत्म हो के नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा जो निर्वाचन आयोग में जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष जब आयु हो जाता है तब तक बना रहता है। देखिए दोस्तों यदि आप लोग BPSC
TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो हम देखिए डेली जो है जो BPSC का जो बिहार का SCERT बुक है, हम SCERT सीरीज चला रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली भले आप लोग NCERT पढ़ चुके होंगे, साथ में SCERT को पढ़ते रहिएगा। क्योंकि देखिए हम लोग कक्षा 9 का इतिहास का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री का 9th का हम लोग SCERT कवर कर चुके हैं पहला चैप्टर। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा देखिए वो हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड होने की चांस है। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में कि केवल राज्यसभा में कि संसद के किसी भी सदन में। तो देखिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वह देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित जो किया जा सकता है वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न का। देखिए एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखिएगा जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए जो प्रश्न है TRE एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और देखिए विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर दे भी दिया है, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। बताइए केवल लोकसभा में कि केवल राज्यसभा में कि संसद के किसी भी सदन में कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं तो धन विधेयकों को जो है केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यहाँ पर चौथे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो हम लोग इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं चौथे का। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चौथे प्रश्न का व्याख्या यहाँ पर दिया है। देखिए किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। याद रखिएगा 14 दिन तक यदि राज्यसभा अगर धन विधेयक पर कोई निर्णय न ले तो उसे जो है राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। और देखिए विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। यानी लोकसभा पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, वो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया कि जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकता है। देखिए बी दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुलग्न निकाय है। और देखिए सी दिया है कि संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। और अगला ऑप्शन दिया कि उपयुक्त में एक से अधिक, और देखिए आगे दिया होगा उनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए। देखिए 5 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो होगा सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सत्य कथन है वह यही है कि संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक है संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और देखिए दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। और देखिए ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। और देखिए एक स्थानीय स्वशासन भी होता है, इससे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए यह जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए शक्ति का विभाजन इस प्रकार हुआ है। एक देखिए 3 प्रकार की सूची है, एक संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं प्रतिरक्षा, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, विदेश मामले, संचार और देखिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधायिका के पास, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो संघ सूची के विषय प्रतिरक्षा है, रेलवे है, बैंकिंग है, मुद्रा है, विदेशी मामले और संचार है। और देखिए कानून बनाने का अधिकार हम लोग पढ़े अभी। और देखिए जो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं कृषि है, पुलिस है, स्थानीय शासन है, भूमि या शराब है।
अब आप लोग यह बताइएगा कि जो रेलवे पुलिस है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है कि राज्य सूची के? कमेंट में जरूर बताइएगा रेलवे पुलिस किस सूची में आता है, राज्य सूची में कि संघ सूची में। और देखिए समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, सभी समवर्ती सूची में। देखिए संघ सूची में केवल इस पर जो होता है यह केंद्र सरकार अपना जो है इस पर काम करता है। देखिए राज्य सूची में राज्य सरकार इस पर कानून बनाता है, और देखिए समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बनाने का अधिकार होता है। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। याद रखिएगा, अब एग्जाम ये भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलत कर दिए थे इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना वर्ष 2001 में, कि वर्ष 2002 में, कि वर्ष 2003 में, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो 6 का होगा वह ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सूचना का जो स्वतंत्रता अधिनियम बना वह देखिए 2002 में बना। हम लोग पूरा व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न का। तो आप लोग यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इसने आगे चलकर वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम का रूप ले लिया। महत्वपूर्ण हम लोग तथ्य देख लेते हैं। देखिए यहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है। तो सूचना के अधिकार से संबंधित पहला कानून वर्ष 1766 में स्वीडन द्वारा लागू किया था। याद रखिएगा जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार से संबंधित पहला कानून वर्ष 1766 में स्वीडन द्वारा लागू किया गया था। और देखिए इसके बाद वर्ष 1966 में अमेरिका ने भी इस संबंध में कानून अपना लिया। वर्ष 1990 आते आते सूचना के अधिकार से संबंधित कानून लागू करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 13 हो गई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह दिन याद रखिएगा कि 30 दिन के अंदर जो है सूचना उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न आसान ही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? मणिपुर की, असम की, आंध्र प्रदेश की, उपयुक्त में एक से अधिक, की उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 7 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मणिपुर राज्य अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुना हुआ। ये भी याद रखिएगा कि मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुना हुआ है। और देखिए मणिपुर के राजा कौन थे? तो याद रखिएगा बोधचंद्र सिंह जो थे ये मणिपुर के राजा थे। ये भी याद रखिएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है। संसद का कार्य है विधि निर्माण है, कि कार्यपालिका की नियुक्ति करना है, कि वित्तीय मामलों का नियंत्रण करना है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो संसद का जो कार्य होगा वह देखिए विधि निर्माण भी होगा, कार्यपालिका की नियुक्ति भी होगी, वित्तीय मामलों का नियंत्रण भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। भारत यहाँ पे देखिए लिखा कि कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। सरकार के प्रत्येक पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। बताइए कृषि है, कि संचार है, कि रक्षा है, कि उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिए 9 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग ऊपर पढ़े कि संघ सूची के अंतर्गत देखिए एक तो आपका रक्षा आएगा और देखिए संचार आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी सही होगा, उपयुक्त में एक से अधिक होगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं।
देखिए वर्तमान में संघीय सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषय रक्षा प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा। तो देखिए इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है, राज्य विधायिका नहीं। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देख सकते हैं आप लोग TRE जो 3 हुआ था उसमें जूनियर में या किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस प्रकार आप लोग प्रश्नों के लेवल को जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1990 में कि 91 में कि 1992 में कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 10 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो स्थानीय स्वशासन को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था वह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न का हम लोग। देखिए सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव का स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। और देखिए संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू। याद रखिएगा जो 73वां संबंध है वो ग्राम पंचायत यानी आप स्थानीय स्वशासन, और देखिए जो 74वां है वह नगर पालिका से संबंधित है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में, कि इटली में, कि बेल्जियम में, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 11 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो इटली जो है इसमें जो है संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। दोस्तों यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का साक्ष्य कहाँ पर, यानी आप लोग कौन सा बुक पढ़ के कहाँ से पढ़कर जो है TRE 4 आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इन सभी प्रश्नों को दिखा दूंगा कि यह NCERT SCERT के किस चैप्टर से कहाँ से पूछे गए प्रश्न है। कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा। तो हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विधायी और कार्यकारी शक्तियों का नियंत्रण एक प्रतिनिधि निकाय के पास होता है। इस निकाय का गठन चुनावों के माध्यम से होता है। चुनाव में देश की वयस्क जनता से स्वतंत्र एवं समान तरीके से भाग लेने की उम्मीद की जाती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या सम्राट की भूमिका मुख्य तौर पर औपचारिक होती है तथा प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर प्रभावी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन, इटली तथा बेल्जियम में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है। याद रखिएगा ब्रिटेन, इटली तथा बेल्जियम में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है। सीमित शासन अथवा लोकप्रिय प्रभुसत्ता अधिकार, सीमित शासन अथवा लोकप्रिय प्रभुसत्ता, निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व, की उपयुक्त में से एक से अधिक, की उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो धर्म संकट है वह निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व है। देखिए दोस्तों मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह और भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में देखिए, आपको सब चीज़ आपको इस चैनल पर निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के धर्म संकट उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यदि सब कुछ समाज के अधीन हो जाए तो इससे स्वतंत्रता का हनन होगा, तथा यदि सब कुछ निजी स्वामित्व में चला जाए तो असमानता उत्पन्न हो जाएगी। दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है। अस्पष्टता के लिए प्राचीन वंशावली को, कि विवादित उद्भव को, कि सार्वभौमिक सागा को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न का। लोकतंत्र एक बहुआयामी अवधारणा है। लोकतंत्र की परिभाषा सरकार के उस स्वरूप से जुड़ी है जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र की अवधारणा में अस्पष्टता इसके विवादित उद्भव अथवा सार्वभौमिकता के कारण देखने को मिलती है। लोकतंत्र की अवधारणा का उद्भव प्राचीन यूनान तथा भारत के प्राचीन गणतंत्रों में 2000 वर्ष से भी अधिक पहले से देखने को मिलता है। वर्तमान में लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप विद्वानों के मध्य चर्चा का विषय है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है।
समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? प्रश्न आसान है, बता लेंगे आप लोग। भारत को कि अमेरिका को कि फ्रांस को कि उपयुक्त में से एक से अधिक? देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका को। तो 14 का 20 सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संविधान आधुनिक लोकतंत्र के लिए दुनिया की पहली औपचारिक रूपरेखा है। यह एक निर्वाचित सरकार की व्यवस्था करती है तथा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्वेत लोगों को मताधिकार प्रदान करने के साथ ही अमेरिका ने विश्व का प्रथम लोकतंत्र होने की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की? टी.एच. ग्रीन ने कि जी.डी.एच. कोल ने कि जे.एस. मिल ने कि उपयुक्त में एक से अधिक? इनमें से कोई नहीं। देखिए 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो लोकतंत्र से रक्षा करने की जो आवश्यकता महसूस की वह देखिए वह जो किया था जे.एस. मिल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जे.एस. मिल का मानना था कि लोकतांत्रिक समाजों को स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार इससे राजनीतिक और सामाजिक संस्थान राष्ट्रीय चरित्र को आकार दे सकते हैं। मिल के मुताबिक अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं तो इससे लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह समाधान दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा होनी चाहिए और यह बाध्यता केवल आत्मसंरक्षण के मामले में होगी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यदि अधिकतम कम कर दिया जाए तो हमेशा नहीं बल्कि कभी कभी सामाजिक सुरक्षा में कमी आ सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? स्वतंत्रता के लिए कि कल्याण के लिए कि विकास के लिए कि उपयुक्त में से एक से अधिक कि इनमें से कोई नहीं? देखिए ये प्रश्न आसान है, आप लोग इसका विकल्प सभी लोग बता दिए होंगे। तो देखिए 16 का डी होगा। तो हमें लोकतंत्र की आवश्यकता यहाँ पर जो है स्वतंत्रता के लिए भी है, कल्याण के लिए भी है, विकास के लिए भी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जो लोगों का लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए है। और देखिए यह क्या कौन का है? अब्राहम लिंकन का कथन। अब्राहम लिंकन क्या कहे थे? प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। देखिए अभी एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। लोकतंत्र में सरकार को जनमत की आवश्यकताओं और इच्छाओं का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लोकतंत्र निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। जैसे देखिए यह लोगों को सशक्त बनाता है। लोकतंत्र नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक समानता प्रदान करता है। लोकतंत्र सरकार को जनमत के निर्णयों का सम्मान करने की जिम्मेदारी देता है। लोकतंत्र कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है और यह निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है और नागरिकों की गरिमा में भी सुधार करता है। देखिए दोस्तों इससे पहले जो है हम लोग जो टीआर 3 का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी हिस्ट्री के 40 प्रश्न पूछे गए थे जूनियर में 6 to 8 में, हम लोग उन 40 प्रश्नों को पढ़ लिए हैं। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 17 दिया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन कि बी.एन. राव कि बी.के. कृष्ण मेनन कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सिविल सेवक श्री सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने 1951-52 होगा और 1957 के आम चुनाव की निगरानी की। 15 देखिए 51-52 होगा यहाँ पे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। ये भी देखिए एग्जाम में पूछ सकता है, जब प्रश्न कठिन बनाएगा तो ये भी पूछ सकता है कि सुकुमार सेन कहाँ के चुनाव आयुक्त भी थे? तो सूडान के। देखिए नोट करके लिखा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए देखिए 25 जनवरी को लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 में मिलता था। लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट दिया गया है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? चुनाव आयोग की, न्यायपालिका की, योजना आयोग की, उपयुक्त में से एक से अधिक की, उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर 18 का सी होगा। तो संसदीय लोकतंत्र की जो एक आवश्यक संस्था नहीं है योजना आयोग। देखिए अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2015 में ही नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी होगा। हम लोग देख लेते हैं।
व्याख्या इसका, योजना आयोग की स्थापना देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने, उत्पादन बढ़ाने और समुदाय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। अतः यह एक सरकारी संस्था है जो लोकतंत्र के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष मीडिया तथा न्यायपालिका आदि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में शुमार है। तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 19 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 19 दिया है कि लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि सरकार की ज्यादतियों को से रक्षा के लिए, कि अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 19 का डी सही विकल्प होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। लोकतंत्र में अधिकार एक गारंटी का काम करते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता कुछ वजहों से है। जैसे देखिए लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, सरकार की ज्यादतियों से सुरक्षा के लिए, प्रत्येक नागरिक को अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अल्पसंख्यकों को समान व्यवहार और बहुसंख्यकों से कोई खतरा नहीं होने की गारंटी देने के लिए, जाति धर्म या लिंग की परवाह किए बिना नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी देने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। संवैधानिक गारंटी, की सार्वभौतिक उपलब्धता, की न्यायिक संरक्षण, की उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। तो किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का जो बुनियादी लक्षण है यह सभी है। संवैधानिक गारंटी भी, सार्वभौतिक उपलब्धता, न्यायिक संरक्षण सभी है। व्याख्या प्रश्न का देख लेते हैं। किसी राष्ट्र में लोकतांत्रिक अधिकारों के बुनियादी लक्षण को संवैधानिक गारंटी तथा न्यायिक संरक्षण के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में मिलता है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अनुसार आप लोग जो है कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकार का जब हनन होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 यहाँ पर देख सकते हैं, यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है तथा इन प्रावधानों का संरक्षण न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है। जीवन का अधिकार, की स्वतंत्रता का अधिकार, की एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, की उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे भारत के लोगों के लिए जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जीवन का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न का। देखिए लोकतांत्रिक अधिकार नागरिकों को दी जाने वाली बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं। इसमें मतदान करने, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और जानकारी हासिल करने का अधिकार आदि शामिल है। लोकतांत्रिक अधिकारों से सरकार में व्यक्तिगत भागीदारी व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ये अधिकार समानता, न्याय और कानून के शासन को बढ़ावा देते हैं। भारत का संविधान देखिए 6 मौलिक अधिकार, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है। अमेरिका में, कि उत्तर कोरिया में, कि जापान में, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे होंगे कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए सत्ता की जो साझेदारी की प्रथा नहीं है वो उत्तर कोरिया में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 22 का जो होगा वह भी सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या लोग देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर कोरिया पर दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली वंशवादी तानाशाही में से एक का शासन रहा है। किम परिवार की 3 पीढ़ियों ने भारी दमन और संरक्षण की एक प्रणाली का उपयोग करते हुए अभिजात वर्ग एवं सेना के समर्थन से पूर्ण अधिकार के साथ शासन किया है। वर्तमान में सभी अधिकार सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के पास है। यानी किम जोंग उन कौन है, तो यह उत्तर कोरिया का तानाशाही है। उत्तर कोरिया में मुख्य नीति निर्धारक वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की केंद्रीय समिति और 3 अधीनस्थ संस्थानों से होता है। पोलित ब्यूरो, नियंत्रण आयोग एवं कार्यकारी नीति ब्यूरो जो निगरानी को भी नियंत्रित करता है, और पार्टी कैबिनेट और सेना में शीर्ष कर्मियों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय समिति का निर्माण विज्ञान से लेकर कृषि तक लगभग 20 विभागों से होता है।
तो यही थोड़ा आप लोग याद रखिएगा कि पोलित ब्यूरो कहाँ का है, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एक संगठन के बारे में भी प्रश्न में पूछा गया कि यह संगठन किस देश का है या राजनीतिक संगठन क्या है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 23 है। देखिए यह जो प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से ही पूछा गया है। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 9th का 10th का तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा यह प्रश्न। तो देखिए लिखा है कि बेल्जियम में बहुसंख्या लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच की, जर्मनी की, डच की, उपयुक्त में से एक से अधिक की, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बेल्जियम में बहुसंख्या लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह डच बोली जाती है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अधिकतर जो प्रश्न पूछा गया है सभी देखिए एनसीईआरटी या सीईआरटी से ही पूछा गया, इसलिए आप लोग यदि आप लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीईआरटी बुक जरूर पढ़िए एनसीईआरटी के साथ साथ। बेल्जियम की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। देखिए एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि किस देश की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो फ्रेंच, डच, जर्मन कहाँ के हैं, बेल्जियम की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा डच लगभग 60% है। इसके बाद फ्रेंच और जर्मन का स्थान आता है। इसके अतिरिक्त तो यहाँ कई गैर आधिकारिक अल्पसंख्यक भाषाएं एवं बोलियां भी बोली जाती हैं, परंतु बेल्जियम के अधिकांश लोग द्विभाषी यानी फ्रेंच एवं डच है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है, कनाडा में कि कुवैत में कि स्विट्जरलैंड में कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कनाडा में जो है देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कनाडा की संघीय प्रणाली के तहत सरकार की शक्तियों को संघीय स्तर और 10 प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया है। कनाडा की शासन प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कनाडा की शासन प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है तथा यूके के सम्राट चार्ल्स तृतीय कनाडा के राष्ट्र प्रमुख हैं। यहाँ की संघीय संसद सम्राट एवं दोनों सदनों से मिलकर बनी है, जो विधायिका एवं कार्यकारी शक्तियों का स्रोत है। इस परंपरा में सरकार के मंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह हैं तथा उनके कार्यों के लिए संघीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। देखिए 15 प्रश्न और बचा है। देखिए वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन आप लोगों को ही फायदा होगा जब व्याख्या देखेंगे, पढ़ेंगे आप लोग। तो यदि आप लोगों को धीमा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो का स्पीड 2 गुना कर लीजिएगा, और वैसे मैं तेज ही बोलकर यहाँ पर चल रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए यहाँ पर देखिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। नेपाल में कि, अफगानिस्तान में कि, बोलिविया में कि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 25 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बोलिविया में देखिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ था। तो हम लोग इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। बोलिविया में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई जन आंदोलन नहीं हुआ है। बोलिविया एक ऐसा लोकतंत्र है जहां नियोजित रूप से विश्वसनीय चुनाव होते रहे हैं। हालांकि 2019 के विवादित आम चुनावों के बाद यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी थी, परंतु 2020 में विरोध हुए नए आम चुनाव तथा 2021 के निष्पक्ष एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय चुनावों के परिणामों को हितधारकों ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर बोलिविया में बाल श्रम और महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार समस्याएं रही है। स्वतंत्र एवं खोजी पत्रकारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तथा न्यायपालिका भी अत्यधिक राजनीतिकरण एवं भ्रष्टाचार से बाधित है। देख सकते हैं आप लोग एग्जाम में एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न पूछ लिया गया है। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर दिया है, वहीं से दोनों प्रश्न पूछा गया है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? बेल्जियम में कि, श्रीलंका में कि, बोलिविया में कि, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी हम लोग जो पीछे जो प्रश्न नंबर 25 पढ़े हैं देखिए वही है, इस प्रश्न का भी सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 26 का सी सही होगा। तो फेडकोर जो है यह देखिए बोलिविया का एक लोकहित समूह सक्रिय है। देख लें इसके बारे में। फेडकोर बोलिविया का एक संगठन है। इसका पूरा रूप है फेडरेशन डिपार्टमेंटल को कैम्बिना। देखिए कैम्बिना डी, देखिए यह डच या फ्रेंच भाषा होगा। यह पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला संगठन था, जिसका गठन वर्ष 1997 में हुआ था। इस संगठन में स्थानीय पेशेवर, इंजीनियर, पर्यावरणविद शामिल थे, जिन्हें किसानों के
महासंघ, फैक्ट्री कर्मचारी संघ और छात्रों का समर्थन प्राप्त था। याद रखिएगा, फेडकोर जो है यह बोलिविया का एक समूह संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 27। लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? निर्वाचित सरकार के, लोक कल्याण के, लोकतांत्रिक सरकार के, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो लोकतंत्र की जो उपलब्धियां हैं वह यह सब है, निर्वाचित सरकार भी है, लोक कल्याण भी है, लोकतांत्रिक सरकार और उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न का हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। लोकतंत्र लोगों के बीच एक दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें निर्वाचित एवं उत्तरदायी सरकार, लोक कल्याण की भावना, नागरिक स्वतंत्रताएं, अवसरों की समानता, निष्पक्ष न्यायालय तथा कानून का शासन आदि प्रमुख है। देखिए मैं आप लोगों को एक करंट से प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से कि अभी अभी हाल ही में कौन सा पहला राज्य है जिसने यूसीसी जो है इसको लागू किया है? आप लोग बताइएगा कौन सा राज्य है जो यूसीसी को लागू किया है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? श्रीलंका में कि बांग्लादेश में कि पाकिस्तान में, उपयुक्त में से एक से अधिक कि उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। तो आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका जो विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर देश लिखा गया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ सभी जो है लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, थोड़ा हम लोग इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि उपर्युक्त विकल्पों में से प्रत्येक देश आधिकारिक रूप से एक लोकतंत्र है। हालांकि श्रीलंका एवं पाकिस्तान का लोकतंत्र एक बुरे दौर से गुजर रहा है, फिर भी इन्हें उत्तर कोरिया तथा कजाकिस्तान जैसे तानाशाही देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कि सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए 29 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो लोकतंत्र का जो एक आर्थिक फल जो नहीं है वह सबके लिए शिक्षा यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। लोकतंत्र में लोगों द्वारा अपेक्षा की जाती है कि सरकार उनके हित के लिए काम करेगी। लोकतंत्र का आर्थिक विकास पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि इसके कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं जो विकास में योगदान करते हैं। लोकतंत्र उच्च मानव पूंजी संचय, कम मुद्रास्फीति, कम राजनीतिक अस्थिरता तथा उच्च आर्थिक स्वतंत्रता जैसे पहलू से जुड़ा है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? नेपाल को कि श्रीलंका को कि पाकिस्तान को कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर जितने भी देश दिए गए, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, सभी को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दुनिया के कुछ देश लोकतंत्र की मूलभूत चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसमें गैर लोकतांत्रिक शासन को हटाना, सरकार को नियंत्रित करने और एक संप्रभु एवं कार्यात्मक राज्य स्थापित करने से सेना को दूर रखना शामिल है। पाकिस्तान, श्रीलंका एवं नेपाल जैसे देशों में लोकतंत्र की नींव खतरे में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? ब्रिटेन में कि बेल्जियम में कि फ्रांस में कि उपयुक्त में से एक से अधिक कि इनमें से कोई नहीं? देखिए 31 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आप लोग देखेंगे ब्रिटेन में जो है लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन की राजनीतिक संरचना एक संवैधानिक राजतंत्र और एकात्मक राज्य के सिद्धांतों पर आधारित है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट, आधिकारिक राष्ट्र प्रमुख तथा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री वास्तविक शासन प्रमुख होते हैं। वर्ष 1832 में प्रथम सुधार अधिनियम पारित होने के बाद ब्रिटेन एक लोकतंत्र बन गया। वर्तमान में ब्रिटेन विश्व के सबसे परिपक्व लोकतंत्रों में गिना जाता है, अतः लोकतंत्र का गहरापन ब्रिटेन के लिए चुनौती नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? वैचारिक ध्रुवीकरण कि आर्थिक ध्रुवीकरण कि क्षेत्रीय ध्रुवीकरण कि उपयुक्त में से एक से अधिक कि उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई सही होगा। तो भारत में लोकतंत्र के समक्ष जो एक चुनौती है वह देखिए, यदि हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए।
नहीं, देखिए ई ही होगा, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लोकतंत्र के समक्ष चुनौती कोई नहीं है। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दिया कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में कहीं भी उन सबका लाभ नहीं उठाया गया है। भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों में निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, हिंसक प्रदर्शन आदि देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है? साम्यवादी का, कि उदारवादी का, कि प्रेसिडेंशियल का, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 33 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो साम्यवादी राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्याख्या देखते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रवाद साम्यवादी राज्य व्यवस्था वाले देशों की विशेषता है। यह साम्यवादी पार्टियों का संगठनात्मक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही तक पहुंचना है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का अर्थ यह है कि मतदान प्रक्रियाओं से लिए गए फैसले राजनीतिक दल के सभी सदस्यों पर लागू होते हैं। प्रमुख साम्यवादी देश रूस, चीन तथा क्यूबा। याद रखिएगा, साम्यवादी देशों में रूस, चीन तथा क्यूबा आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 34 है, इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? सिरिमाओ भंडारनायके, रानिल विक्रमसिंघे, महिंद्रा राजपक्षे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 34 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसने 1978 में लोकतंत्र को अपनाया था। उपरोक्त सभी विकल्पों में श्रीलंका के लोकतांत्रिक नेताओं के नाम हैं। सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका एवं विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1960 में थी। तो याद रखिएगा, जो सिरिमाओ भंडारनायके हैं यह श्रीलंका के साथ साथ विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी, 1960 में बनी थी। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। जरा आप लोग हमें कमेंट से बताइएगा कि यह जो दिया यह वर्तमान में है कि यह सब नहीं है, जरा बताइएगा हमें आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 जो दिया है, किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है? हर्बर्ट साइमन, कि जॉनसन विल्डन, कि रामसे म्यूर, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए यह जो कथन है यह हर्बर्ट साइमन का है कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। 36 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? शक्ति का पृथक्करण, की स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 36 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर जो बुनियादी विशेषता जो नहीं है वह शक्ति का पृथक्करण नहीं है। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न नंबर देखिए यह जो है वह 36 है। देखिए व्याख्या दिया कि शक्ति का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर जो है 37 है, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? आसान प्रश्न है। सी राजगोपालाचारी, कि सच्चिदानंद सिन्हा, कि गोपाल कृष्ण गोखले, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 37 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो भारत के संविधान सभा के जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 38 है, निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकार माना जाता है? राजा को, कि संसद को, कि न्यायपालिका को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 38 का 20 सही होगा। तो संसद को जो है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकार माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संसद ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि वह पुरुष को स्त्री व स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? बेल्जियम की, ऑस्ट्रिया की, इटली की, उपयुक्त में से एक से अधिक की कहीं नहीं। देखिए 39 का ये सही होगा। सामुदायिक सरकार जो है ये बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए सामुदायिक सरकार बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है। शक्ति को विभिन्न समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है जो विभिन्न धार्मिक और भाषाई समूहों की तरह सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस प्रकार की सत्ता साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 40 है। देखिए यह आज का आखिरी प्रश्न है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? सरकार का शासन, कि लोगों का शासन, कि दल का शासन, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। लोकतंत्र से जो तात्पर्य है वह सरकार का शासन है, लोगों का शासन, दल का शासन। अंतिम प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का शासन से है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस परिभाषा को इस प्रकार दोहराया है, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो दोस्तों हम लोग कुल 40 प्रश्नों को, पॉलिटी के प्रश्नों को कवर किए हैं। तो यदि आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग निश्चय ही जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के द्वारा फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।